आप इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश में जिनको हम महाराज जी कह सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है कहते हुए। लेकिन आपने एक सुनहरे भविष्य की कल्पना हमें जरूर बताई कि आपसे करीबन 1 घंटा पहले यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बैठे थे। अब उनका ये कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ सपने दिखाते हैं, सिर्फ सपनों की बातें करते हैं और सपने दिखा के चले जाते हैं। तो जरा ये बताइए सर कि एक और सुनहरा भविष्य और दूसरी ओर असलियत जो आज की तारीख में है। आपने कानून व्यवस्था की बात की, क्या ये सच नहीं कि कहीं ना कहीं प्रदेश में आज एक ऐसी धारणा बन रही है कि कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है? देखिए, सपने ही साकार होते हैं। हमने सपने दिखाए हैं तो साकार भी हम करेंगे। कानून व्यवस्था हम सबके सामने एक चुनौती है और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये जो अपराध अभी कुछ घटित हो रहे हैं, ये वह स्थिति है जैसे किसी व्यक्ति को मरना होता है ना, तेजी के साथ सांस लेता है, तेजी के साथ सांस लेता है। तो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में एक प्रयास, क्योंकि वे जब हर मोर्चे पर विफल अपने आप को पा रहे हैं तो अब ये चाहते हैं कि राह चलते हुए किसी राहगीर को हम गोली मार देंगे, राह चलते हुए किसी वाहन का अगवा कर देंगे, तो इससे प्रदेश सरकार की छवि खराब होगी। और आपने देखा होगा मथुरा के अंदर जिस बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने कार्य किया है, 5वें दिन ही सभी अपराधी पकड़े गए हैं। अब हम उस तह में जा रहे हैं कि इन अपराधियों के पीछे इनके संरक्षणदाता कौन हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। एक और जगह हमारे एक व्यापारी के एक उद्योगपति का अपहरण हुआ, 3 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको अपराधियों से छुड़वाया। क्या इससे पहले इतनी प्रभावी कार्रवाई होती थी? कभी नहीं। जो भी घटनाएं, अपराध क्योंकि एक उत्तर प्रदेश की एक संस्कृति बन चुकी थी, सुधरने में थोड़ा समय तो लगेगा, आदतों को ठीक करने में लोगों को समय लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की आदत बार बार पान खा करके दीवारों पर थूकने की होती है, उसको सुधारने में कुछ समय लगेगा। अपराध करना जिन लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी थी, उसको सुधारने में समय लगेगा। सुधरेंगे ठीक, नहीं तो प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। जब आप आए, जब आप मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले तो यही बताइए, और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल पूरा देश पूछना चाहता है कि भाई महाराज जी को क्या पता था क्या कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या मतलब काउंटिंग हुई, इतना लंबा चौड़ा इलेक्शन कैंपेन हुआ, किसी को कोई सुध-बुध नहीं थी और यकायक आपका नाम आया। तो सबसे पहले आप यही बताएं पहले सर कि मुख्यमंत्री बनने का आपको कब इंफॉर्मेशन कब मिली, तिला कब मिली आपको? आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे 17 मार्च को इस बात की सूचना दी। 16 मार्च को उनका फोन आता है, 17 मार्च को फोन आता है, 18 को मैं दिल्ली जाता हूं, दिल्ली से लखनऊ आता हूं, 19 मार्च को शपथ हो जाता है। क्योंकि देखिए 2014 में क्या हुआ था, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में इतना अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा, मैं जिस हिसाब से इसको देखता हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर वही प्रदर्शन किया। अब 2019 में यदि सरकार दोबारा बननी है तो तीसरी बार उत्तर प्रदेश को एक बार फिर जीतना पड़ेगा। ये कैसे संभव होगा महाराज जी? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं और केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ दिया है, हम प्रदेश के अंदर उन सब योजनाओं को लागू करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर दुर्भाग्य से 2014 से लेकर के 17 तक, यानी सरकार के आने के पहले तक उन योजनाओं को लागू ही नहीं किया गया था। हम उनको लागू करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी कार्य करना प्रारंभ कर रही है, तेजी के साथ हम इसको बढ़ाएंगे। प्रदेश के अंदर अब विपक्ष नाम की कोई चीज बची नहीं है। आपने आज देख ही लिया होगा, समाजवादी पार्टी के आपसी प्रतिद्वंद को जो महाभारत उनके यहाँ प्रारंभ हुआ है, ये और बढ़ेगा। तब तक समाजवादी पार्टी फिर परिवारवादी पार्टी बनकर के रह जाएगी। मुझे तो इस पे भी थोड़ा चिंता है उनके बारे में। और बहुजन समाजवादी पार्टी तो अपने पुराने उसमें पहुंच ही गई है। इसलिए 2014 के बाद 2017 के चुनाव ने साबित कर दिया है कि प्रदेश और देश की राजनीति में जातिवाद के लिए, परिवारवाद के लिए और तुष्टीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है।
और जो भी इस देश के विकास के बारे में सोचेगा, जो भी देश के बारे में आगे कार्य करेगा, वही देश के अंदर राज करेगा। अगर मैं ये कहूं कि 2019 का जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक रेफरेंडम रहेगा। देखिए, इलेक्शन में हम सब के नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे इलेक्शन को लड़ेंगे और हम लोगों के सामने चुनौतियां इसलिए नहीं हैं क्योंकि केंद्र सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं। हम 26 मई को उन उपलब्धियों के साथ सामने आ रहे हैं, सारी उपलब्धियों को आपके सामने रखेंगे, देश और दुनिया के सामने रखेंगे। इसलिए हम इसको अब, जब विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है, चिल्लाने के लिए कोई भी चिल्ला सकता है, चौराहे पे खड़ा होकर चिल्ला ले, माइक लगा के कोई भी कुछ बोल ले, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी कोई चुनौती 2019 में नहीं रहेगी। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला पहले इस बारे में विपक्षी दलों को अवेयर कर चुके हैं। दलित समाज जो है वो दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर रहा है। जिस प्रकार एक समय में दलित समाज कहता था कि हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे, अब वो कह रहे हैं हम इस्लाम अपना लेंगे। ये क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, चुनौती नहीं है? देखिए, आप इसमें पूरे दलित समुदाय को मत मोहरा बनाइए। ये दलित वर्सेस ठाकुरवाद तो नहीं हो गया कहीं? ये कोई जातीय संघर्ष नहीं है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी की खींच है। मुझे आश्चर्य होता है कि मायावती जी प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनको प्रदेश के अंदर, देखिए, प्रदेश की जनता उनको 2014 में भी और 2017 में भी जवाब दे चुकी है। आज अपने उस वजूद को बचाने के लिए पुनः उस यानी जातीय उसका सहारा लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो कभी सफल नहीं होने वाली हैं। आज कोई घटना सहारनपुर में नहीं हुई, नारेबाजी केवल आपस में हुई है। स्वाभाविक रूप से जब कोई नेता भड़काऊ बयान देगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश में न जातीय संघर्ष होगा, न सांप्रदायिक संघर्ष ही हम होने देंगे। प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था, प्रदेश के अंदर 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा और प्रदेश के विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के सुशासन स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हम उस दिशा में कार्य करेंगे। मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के मसले से काफी पीड़ित थीं, वो आपकी ओर देख रही हैं। आपसे शायद कुछ महिलाएं मिली भी, कुछ लोगों ने आपको पत्र भी लिखे, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे गए। मैं जानता हूं कि अभी ये मसला भी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, लेकिन वो हमारी मुस्लिम माताएं बहनें जो आज आपको सुन रही होंगी, 3 तलाक के मुद्दे पर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोचा जाना चाहिए, कोई भी जाति हो, कोई मत या मजहब हो, उसके अंदर अगर कोई ऐसी रूढ़िवादी प्रथा है जो एक बड़े तबके को सम्मान से और उनके स्वाभाविक आत्मनिर्भरता से वंचित रखता हो, उनके सशक्तिकरण से वंचित करता हो, तो इस प्रकार की कुप्रथाओं को रोक लगाना ही चाहिए। और ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय में इसमें सुनवाई चल रही है और मैं धन्यवाद दूंगा उन मुस्लिम महिलाओं को जिन्होंने इस पर पहल की है, जोरदार पहल की है, और उन्होंने इस बारे में निश्चय किया कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास करता हूं कि सीएम हाउस में प्रतिदिन जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है। जनता दर्शन के कार्यक्रम में 25-30 ऐसी मुस्लिम महिलाएं आती हैं, कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपनी बेटी के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपने भाई के साथ। एक ही शिकायत उनकी होती है कि हमारे पति ने हमें छोड़ दिया है 3 तलाक कह करके। ये कौन सी व्यवस्था है? आप कहां ले जाना चाहते हैं समाज को? क्या वो सम्मान के साथ इस समाज में जी नहीं सकती है क्या? और अगर ये पहल माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभ की है तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए
और उनका अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। प्रदेश सरकार इस संबंध में उनके साथ में। अगर आप मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं, उनसे आप कुछ सवाल पूछना चाहें या कुछ उनको सुझाव देना चाहें? जी नमस्कार, मेरा नाम नाइश हसन है, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मुस्लिम वुमेन्स के साथ काम करती हूँ। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास कानून बनाने का पावर नहीं है, लेकिन जो इतनी अर्जियां हम लोग दे चुके हैं उन पे कुछ हुआ नहीं, वो परेशान औरतें हैं। देखिए, आप उनके लिए कुछ करें तो बहुत कर रहे हैं। आप लोगों के सभी आवेदन को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे आवेदन एकजुट करके हम प्रदेश सरकार की तरफ से उन आवेदनों के साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें उनको। आपकी सरकार यहाँ पर पूर्ण बहुमत, आपकी सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत, इतना तो बता दीजिए कि यह मंदिर वहां कब बनेगा सर? देखिए, हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया है। हम लोगों ने कहा कि संवैधानिक दायरे में रहकर के अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग हम प्रशस्त करेंगे और हमने जो अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं हम उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में कहीं कोई पार्टी नहीं है। दोनों पक्ष बातचीत से किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और हमसे इस बारे में कोई सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो प्रदेश सरकार उसमें सहयोग करेगी। कोई बैक चैनल टॉक हो रहा है सर? देखिए, बार-बार सुनने में आता है हम लोग बैक चैनल टॉक हो रहा है। हम लोग बैक डोर से कोई काम नहीं करते, फ्रंट में रह के काम करते हैं। इसलिए इसमें बैक डोर से कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे प्रसन्नता है, बहुत सारी मुस्लिम संगठनों ने पहल प्रारंभ की है। मेरे पास कल भी कुछ मुस्लिम संगठन आए थे, लगातार फोन से वे लोग संपर्क करके कह रहे हैं कि हम लोग मिलना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा होगा। देश के अंदर सौहार्द की स्थापना करनी है तो हमें उन पिछली गलतियों का परिमार्जन करना ही होगा जिनके कारण विद्वेष पैदा हुआ है, जिसके कारण समाज की शांति भंग हुई है, और पहल तो करनी पड़ेगी। याद करना होगा हमें इस बात को, भारत का मुसलमान भारत के ही वंशज हैं। उनको अपनी वंशावली किसी बाबर, किसी औरंगजेब या किसी तैमूर लंग के ऊपर नहीं देखना चाहिए। गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का परिमार्जन तो होना ही चाहिए। कैसे होना चाहिए? दोनों पक्षों को बैठ करके समाधान रास्ता निकालना चाहिए। जिस दिन ये तय हो जाएगा उस दिन जो लोग भारत के अंदर फूट डालना चाहते हैं, जो विदेशी ताकतें भारत के अंदर फूट डालना चाहती हैं, वे विफल होंगी और भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में उभरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देखिए खुद इस बात का उल्लेख किया था कि ये गौ रक्षा के नाम पे जो पूरे देश में जो मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, एक वर्ग विशेष को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है। अगर कहीं गौ तस्करी हो रही है, गौ कसी हो रही है, आप थाने में बोलिए, आप प्रशासन को अवगत कराइए, आप शासन को अवगत करा दीजिए, उस पर प्रशासन और शासन कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर आप लोग कहीं पर कानून को हाथ में लेंगे तो कानून फिर अपने तरीके से कार्य करेगा। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी सबके साथ। हमने कहा ना, कानून के नजरिए में हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन सभी गौ रक्षकों को एक ही एंगल से देखना भी उचित नहीं है। बहुत अच्छा कार्य गौ रक्षा के क्षेत्र में हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, बहुत अच्छा काम हो भी रहा है। हमें एक दृष्टि से सबको नहीं देखना चाहिए। जैसे हम सभी मुस्लिमों को एक ही नजरिए से न देखें, वैसे ही गौ रक्षकों के मामले में भी हम लोगों को देख लेना चाहिए कि भाई हर गौ रक्षक खराब नहीं है। गौ सेवा का काम भी बहुत अच्छे ढंग से लोग कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 का चुनाव हो या 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चूंकि अब की बार जो एक चर्चा हुई कि किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी में, क्या संभावना है 2022 के चुनाव में दिया जाए? चुनाव में सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि जीत की स्थिति क्या होगी। हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने 2013 में कहा था सबका साथ और सबका विकास। तो क्या मोहसिन रजा जी भले चुनाव न लड़े हों लेकिन मंत्री तो हैं ना? बिल्कुल है। आपको पेड़ गिनने या आम खाने हैं? कहीं ऐसा नहीं कि कोई धड़ आपसे मिल जाए कहीं? शिवपाल यादव जी कहीं आपसे तो नहीं मिलने वाले? कहीं देखिए कहते हैं नई पार्टी बना रहा हूं। हम लोगों ने किसी को ऑफर नहीं किया है। प्रदेश के विकास के बारे में जो भी अपना कार्य और अपने एजेंडे के साथ आएगा हम उसके बारे में सोचेंगे, कार्य करेंगे। सोचेंगे, डिनाई नहीं कर रहे। चलिए, बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ये काफी है कि शिवपाल जी अगर आएंगे सकारात्मक भाव के साथ तो
प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में जिनका एजेंडा होगा वो एजेंडा आगे बढ़ेगा। कि आप ही के क्षेत्र में देखिए, गोरखपुर में एक आईपीएस ऑफिसर थी चारू जी, भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक थे, आपके जानने वाले राधामोहन अग्रवाल जी, कुछ घटा वो रोई। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा सर? क्योंकि यही है जो बार बार नकारात्मक भूमिका बनाती है आपकी सरकार की। देखिए, प्रदेश के अंदर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। ये जो घटना थी, ये घटना शराब की दुकान को लेकर के थी। आप ताज्जुब करेंगे, पता नहीं अखिलेश जी से आपने पूछा कि नहीं पूछा है, लेकिन इन महापुरुषों ने 2018 तक के शराब के ठेके सब दे दिए हैं। गोरखपुर की भी जो घटना थी वह अवैध शराब की दुकान को लेकर के थी। महिलाएं धरने पर बैठी, बैठने के बाद वहां पर झड़प हुई, ये विवाद आगे बढ़ा, लेकिन उसकी तह में भी पूर्ववर्ती सरकार है, क्योंकि शराब की दुकानों को हाईवे से सुप्रीम कोर्ट ने हटाने की बात की तो उन्होंने उन सबको बस्ती के अंदर 500 मीटर अंदर धकेल दिया। 500 मीटर अंदर गई तो जिस बस्ती में, किसी भी बस्ती में शराब की दुकान खुलेगी, स्वाभाविक लोगों का आक्रोश फूटेगा। ये चीजें वहां पर हुई। यद्यपि सरकार पहले ही कह चुकी है कि शराब की दुकान किसी भी बस्ती के अंदर नहीं रहेगी, किसी भी धर्मस्थल के आसपास बंद हो जाएगी सर क्या उत्तर प्रदेश में शराब मुक्ति? मैं क्या कह रहा हूं ना, हम बंद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत जरूर देने जा रहे हैं। राहत देने। आखिरी सवाल लेता हूं बस। मेरा नाम डॉक्टर मौलिंदु मिश्र है। मुख्यमंत्री जी, मैं समझ नहीं पाता, हमारा प्रदेश बड़ा है, सबको स्वास्थ्य नहीं दिया जा सकता जी। अल्टरनेट सोर्स के लिए अभी आपने सफाई की बात करी, वो एक अल्टरनेट सोर्स है। स्वस्थ रखने के लिए क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो, इसके बारे में क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा आपने बात कही है। हम लोग देखिए, हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के साथ तो अपने को जोड़ ही रहे हैं, साथ साथ स्वास्थ्य की भी बेहतर सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं और खाद्य पदार्थों में मिलावट को भी रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई प्रदेश सरकार कर रही है और आगे और मजबूती के साथ इसको करेगी। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, एक बार विश्वास करिए, आपके सामने रिजल्ट आएंगे। सर ये बताइए कि एक सेकेंड, मैं 15 साल से आपको पार्लियामेंट में देख रहा हूँ, मेरे तो बाल भी झड़ गए, थोड़ा सब कुछ हो गया, लेकिन आप जो कि त्यों हैं, मतलब आपके स्वास्थ्य का क्या राज है, जरा ये बताइए। क्या वर्जिश, खाना पीना क्या करते हैं आप ये ऐसा? देखिए, मैं नियमित, एक तो नियम और संयम से रहता हूँ। एक सवाल है, मैडम को देते हैं, मैडम को देते हैं। मैं अस्मा हुसैन हूँ, आदाब। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और एक एजुकेशनिस्ट हूँ। यहाँ पे 22 साल से एक इंस्टीट्यूट चला रही हूँ और गरीब आर्टिजन्स के साथ काम करती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं, औरतें, एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, उनके लिए आपकी कोई पॉलिसीज़ हैं जो काम कर रही हैं, उनको कोई स्पेशल कोई चीज़ मिलने वाली है? देखिए, प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर एक के लिए कार्य करेगी और इसके लिए तो हम लोग, यानी भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है और उसके लिए अलग अलग क्लस्टर बना करके उनके लिए विशेष योजनाओं के साथ भारत सरकार भी आ रही है और प्रदेश सरकार भी उसी का अनुसरण करते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। देखिए, हम विकास सबका करेंगे, लेकिन हम लोगों के किसी भी कार्यक्रम में भेदभाव भी नहीं होगा तो तुष्टीकरण भी नहीं होगा। आप विश्वास रखिए, हर एक का विकास होगा, हर एक को सुरक्षा मिलेगी और हर एक के लिए हमारा अलग अलग मंत्रालय अपनी योजनाओं के साथ आएगा। 100 दिन का जब प्रेस वार्ता हम लोगों की होगी, प्रेस के साथ हम लोग मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि उस दिन आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में सरकार कैसे चलनी चाहिए थी प्रदेश में, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े राज्य को आगे बढ़ाती। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 15 वर्षों में क्या हुआ है, ये उस दिन सबके सामने आ जाएगा। तो पूरे देश के बिहाफ पे सर आपसे अंतिम सवाल सिर्फ ये पूछता हूं कि हमारे देश में जो राजनीति है, और आप चूंकि गणित के छात्र हैं, गणित पढ़ते हैं आप, तो एक जो परसेप्शन बना हुआ ये कि आप चुनाव जीत गए तो सब कुछ ठीक, प्रचंड बहुमत तो और बहुत कुछ अच्छा। आपके लिए सफलता का क्या मायना है? आप अपने आप को सफल नेता कब मानेंगे? चुनाव जीतने के बाद कि वाकई जब जमीन पर कोई बदलाव आया? देखिए, यह हम लोगों के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई आभूषण नहीं,
ये हमारा एक दायित्व बढ़ाता है, जवाबदेही ज़्यादा अधिक से अधिक जवाबदेही हमारी तय करता है। ये हमारी परीक्षा है और अपने कर्तव्य और अपनी परीक्षा के इन दोनों मानकों को तय करते हुए पूरी सरकार कार्य कर रही है। हम लोग ये मान के चलते हैं, इतना प्रचंड बहुमत मिला है तो पब्लिक की अपेक्षाएं और पब्लिक की आकांक्षाएं भी उतनी प्रचंड होंगी और उस पर खरा उतरने की चुनौती हमारे इस मंत्रिमंडल पर है, इस सरकार पर है और इस सरकार जन अपेक्षाओं पर खरा उतर करके दिखाएगी। योगी जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।